नेपाल में एक जो राजा अपदस्थ हुए ज्ञानेन शाह, तो वो साहब परसों काठमांडू में उनका प्लेन लैंड किया। वो तमाम देवी-देवताओं के दर्शन नेपाल में करके आए थे और ज़बरदस्त वहाँ पे भीड़ लगी थी। 10,000 आदमी इकट्ठा था कि अब हमको लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको हमारी राजशाही लौटा दो, राजतंत्र लौटा दो और साथ में हिंदू राष्ट्र लौटा दो। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अब ये इकलौता हिंदू राष्ट्र अब ये सेक्युलर हो चुका है। बड़ी बात ये थी कि साहब उसमें राजा साहब के साथ, राजा ज्ञानेन के साथ योगी आदित्यनाथ के फोटो लगे थे। अब ये एक बड़ी मतलब लोगों को बेचैनी और खलबली वाली बात हो गई कि साहब राजा का फोटो तो समझ में आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का फोटो। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और दिस इज वही है। ऐसा नहीं है कि आपने आप में से कुछ लोगों ने सुनी नहीं होगी या क्या है, लेकिन ये कहानियां दोहराई जाती रहनी चाहिए। ये इतनी गंभीर कहानियां हैं, इतनी दर्दनाक कहानियां हैं कि कभी कभी सोचता हूं तो बहुत बहुत अफसोस होता है। देखिए, 240 साल से, करीब 1768 से नेपाल में राजवंश चल रहा है, शाह राजवंश। और ये शाह राजवंश में राजा एक के बाद एक, पिता के बाद पुत्र आते चले गए और साहब ये वहां पे जो राजा हैं उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और ये दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। तो साहब 1947 में जब भारत सेकुलर बना, तो नेहरू वैसे तो सब एशिया के लोगों से मिलते थे, लेकिन वो नेपाल के राजाओं से थोड़ा सा नाराज रहते थे। नेपाल के राजाओं से इसलिए नाराज रहते थे कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो एक पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बन गया। जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश, वो भी इस्लामी है, जाहिर सी बात है। तो एक बात ये उठी कि भाई हिंदू महासभा ने कहा कि अभी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नेहरू का नहीं, ये तो सेकुलर होगा। अब ऐसे में आपके जस्ट पड़ोस में नेपाल, देखिए आप, मतलब उत्तर प्रदेश से कितना बड़ा बॉर्डर आपको नेपाल का नजर आता है। तो एकदम हमारे एकदम देश के सबसे बड़े प्रदेश के बॉर्डर पे इतना बड़ा राज्य, और डंके की चोट पे अपने आप को हिंदू राष्ट्र कह रहा था। नेहरू को यह बात बहुत अखरती थी। वो नेपाल के राजाओं से उन्होंने हमेशा दूरी बना के रखी और किसी हद तक उन्हें बेइज्जत करना। जब नेपालियों का क्या था, हम लोग छोटे थे, हम लोग नेपाल जाते थे, तो आज भी देखिए कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। नेपाली भी यहाँ आते थे और आज भी आते हैं, उनको भी कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। इधर से उधर हम लोग ट्रैवल करते रहते थे। आज वही नेपाल जाके चीन की गोद में बैठ गया। कल तक जो नेपाल हमारा अपना हुआ करता था, वो चीन क्यों बैठा, कैसे बैठा? तो नेहरू इससे शुरुआत से दूरी बना के चलते थे। अच्छा, नेहरू की जो ब्यूरोक्रेसी थी, इनके जो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, वो भी नेहरू के प्रभाव, वो पूरा वामपंथी युग था। तो सबको नेपाल से लगातार इन लोग नेपाल को रन डाउन करते रहे, नेपाल को बेइज्जत करते रहे। आप समझे कि नेपाल को बेइज्जत करते 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 दिमाग इतना खराब हो गया भारतीयों का कि ये जो प्रवेश वर्मा है, जिनके मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी, साहिब सिंह वर्मा इनके पिताजी थे, मुझे याद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो वे नेपाल में भाषण दे रहे थे, जाके कह रहे थे हमें तो नेपाल बहुत पसंद है, हमें तो नेपालियों से बड़ा प्रेम है, हमारे तो हर बंगले के आगे नेपाली चौकीदार। बवाल हो गया। ये हमारा दिमाग इतना खराब हो गया था नेहरू युग में कि सब, और ये भाजपा के नेता की बात कर रहा हूं, हमने नेपालियों को चौकीदार, गोरखा समझ लिया सर। और नेपाल हमसे मोहब्बत कर रहा है, हम नेपाल से दूरी बना रहे हैं। बहरहाल देखिए, बात बढ़ती चली गई और फाइनली दौर आया 1984 में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो सोनिया गांधी को लेकर नेपाल के दौरे पे गए, उनका बड़ा स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। फिर राजीव गांधी ने, वहां पे पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग गए थे, तो वहां पे किंग वीरेन थे उस समय, महारानी ऐश्वर्या थी। चांस की बात है, जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन राजा रानी भी दर्शन करने आए थे। तो हम लोग मम्मी डैडी के साथ थे, तो हम लोगों ने भी उनको दूर से देखा। उनको भगवान विष्णु का अवतार वहां मानते हैं। अच्छा, नेपाल में कुछ इस तरह की बात भी होती थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक किंवदंतियां हैं वहां की, कि पशुपतिनाथ मंदिर में पारस पत्थर होता है और राजा एक दिन आके वहां सोना बनाते हैं, और उतना ही सोना बनाते हैं जितना नेपाल की इकोनॉमी के लिए जरूरत, वगैरह वगैरह। अब ये सच झूठ का इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो बहुत शालीन आदमी थे, मतलब विदेशों में पढ़े थे, ईटन कॉलेज के पास आउट थे। लोग बताते हैं कि बड़े ही नम्र विनम्र, बहुत ही हम्बल आदमी थे। और इतने की मतलब जो नेपाल में जो मोनार्की चल रही थी, जो राजवंश चल रहा था, जहां राजा सब कुछ होता था, उन्होंने उसको बदल के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे? जैसे इंग्लैंड में कि राजा रानी भी है, पार्लियामेंट भी है, सारी ताकत पार्लियामेंट के पास है, राजा रानी केवल नाम के लिए है। उन्होंने खुद ही कर दिया था अपनी तरफ से, ठीक है यार, जमाना बदल रहा है, इसको बदल देते हैं। तो साहब राजीव गांधी वहां गए, दिमाग तो वही खराब था। तो उन्होंने कहा हमें पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने हैं। हाँ, बिल्कुल करें साहब। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर था, वो महारानी ऐश्वर्य थी, वो देखती थी।
तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी नहीं जाएंगी। भाई ये तो स्वघोषित क्रिश्चियन है, अभी भी कह रही है हम क्रिश्चियन है, तो पशुपतनाथ मंदिर में ईसाइयों का प्रवेश संभव नहीं। अब साहब बवाल हो गया। बड़ा मतलब राजीव गांधी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने खुद भी दर्शन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी अगर सोनिया नहीं जा सकती तो मैं भी दर्शन नहीं करूंगा। ये एक ऐतिहासिक भूल थी जिसको आज भी इतिहास कहता है कि इस भूल से राजीव नाराज हुए, राजीव नाराज हुए तो उनसे सोनिया नाराज, और सोनिया के चलते राजीव गांधी ने लौटकर 1989 में आपको मालूम नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भारत से घिरा हुआ है, जिसे हिमालयन किंगडम ऑफ नेपाल कहते हैं। तो सब उधर चीन, इधर भारत, ये है नेपाल। तो अब आप समझे एकदम लैंडलॉक्ड कंट्री, सारे रिसोर्सेज उनके हमारे यहाँ, पेट्रोल, खाना पीना सब यहीं से जाता है। राजीव गांधी ने नाकेबंदी कर दी, नेपाली दूध को तरस गए, नेपाली सब्जियों को, नेपाली हर तरह से परेशान। अब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को नहीं, ये हमारी बड़ा बेइज्जती हुई है, राजीव गांधी ने नाकेबंदी कर दी। ऐसी नाकेबंदी हुई जैसा मैं कहता हूं कि नेपाली पेट्रोल को तरस गए, दूध को तरस गए, और उसके बाद वहां पे वामपंथी धीरे धीरे हावी होते गए। वहां की जो जनता थी उसने कहा कि साहब हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, राजीव गांधी हमको ऐसे ट्रीट कर रहा है, इंडिया हमको ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो अपनी जनता के खिलाफ हो गए, वो अपने राजा के भी खिलाफ हो गए। और वामपंथियों को तो आपको मालूम ऐसे ही मौके चाहते हैं। उसी दौरान वो एक पुष्पेंद्र दहल प्रचंड करके एक वामपंथी नेता है, प्रधानमंत्री भी बने बाद में नेपाल के, और इन्होंने तो साहब ये माओवादी संगठन चलाते थे। ये तो बाकायदा जो माओस नहीं, जो नक्सलाइट्स होते थे हमारे यहाँ जैसे, तो उस तरह माओवादी होते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में मारे वारे जाते हैं और ये हमले करते हैं। तो इनका पूरा माओवादी ग्रुप था, ये सरकार पे हमला करते थे, सरकारी एजेंसीज पे हमला करते थे। इनको साहब मौका मिला और इन्होंने वहां पे पूरा वामपंथी रायता फैला दिया। तो आप सोचिए, सोनिया गांधी को मंदिर में न जाने देने से हमने अपने जो एक कहते हैं हमारा सगा भाई, उसको हमने मार के भगा दिया, अपना हाथ काट दिया हम। आज मतलब सोचिए, चीन एक एक मुल्क हमारे इर्द गिर्द सबको, राजीव गांधी ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, वो भी जाके चीन की गोद में बैठ गया। राजीव गांधी ने नेपाल का ब्लॉकेट किया, नाकेबंदी की, नेपाल हमारे हाथ से चला गया, वो भी जाके चीन की गोद में बैठ गया। क्या कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि सोने, अरे भाई इनको तो पहले भी पुरी के मंदिर में भी पूरे गांधी परिवार को ऊपर बैन था कि इंदिरा गांधी को नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने कहा कि सब इंदिरा गांधी छोड़िए, पूरे गांधी परिवार को बैन कर दिया था। उन्होंने कहा था आप लोग पारसी हैं, आपको कैसे जाने देंगे। बल्कि राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय कुल ब्राह्मण और क्या क्या बताते हैं, अभी तो मंदिर ने कह दिया कि नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी एंट्री नहीं, लोग जाते नहीं हो, इनको इनकी कोई एंट्री नहीं, दे नॉट हिंदूज, हिंदू नहीं है, इनको नहीं आने। तो साहब आप सोचें कि जिसे कहते हैं ना कि एक कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जो एक छोटी सी एक गलती राजीव गांधी की, कितनी भारी हमको श्रीलंका में पड़ी और कितनी भारी हमको नेपाल में पड़ी। नेपाल की दूसरी नाकेबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, पर नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली की नाकेबंदी की थी। केपी शर्मा ओली एक वामपंथी हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 2015 में। तो गांधी वहां पे वामपंथियों को लेके आए और मोदी ने जो नाकेबंदी की वामपंथियों के खिलाफ की। धीरे धीरे अब नेपाल में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% पहुंच चुका है, महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान। जैसा आपको मालूम है समाजवाद और वामपंथी जहां जाएंगे तो उसको बेच के खा जाएंगे, वही काम किया साहब इन्होंने, बेच के खा गए थे। उसमें हुआ भी क्या था, राजा वीरेंद्र थे वहां पे, बड़े शालीन राजा थे, मैंने आपको बताया। मुझे एक बार बचपन में उनको देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। राजा वीरेंद्र भी थे, महारानी ऐश्वर्या भी थी। तो 2001 में, शायद 1 जून को 2001 में उनके महल में उनके राजकुमार थे, क्राउन प्रिंस जो उनके बाद राजा होने थे, दीपेंद्र, उन्होंने साहब अपने पूरे खानदान को गोली चला के उनकी जान दे दी, पूरे खानदान को मार डाला। 15 लोगों को गोली मारी, 9 लोगों, जितने लोग फोटो नजर आ रहे सब मर गए। और साहब जो ये दीपेंद्र है, इन्होंने अपने भी गोली मार ली, गोली मार ली, पर ये कोमा में चले गए। पर चूंकि राजा साहब चूंकि डेथ हो गई थी, तो इनको कोमा में ही महाराज डिक्लेयर कर दिया गया। 2 दिन ये महाराज रहे कोमा में, 2 दिन बाद इनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद अभी जो एक सीधी लाइन चली आ रही थी वो टूट गई, जो 250 साल की, 240 साल की लाइन टूट चली। अब जो महाराजा थे, इनके भाई थे ज्ञानेंद्र, महाराजा वीरेंद्र के भाई थे ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया, जिनका अभी स्वागत हो रहा है इतना ज्यादा, और जो कह रहे हैं अब समय आ गया है और द टाइम हैज कम कि अब मैं भी कुछ करूँ, वो राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र इस समय करीब 80 साल के हो रहे हैं। दिक्कत कहाँ है, राजा ज्ञानेंद्र है,
तो इन्होंने आते ही अपने भाई का फैसला बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, हमको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की यानी डेमोक्रेटिक राजतंत्र में विश्वास नहीं रखते हमारा और फिर से राजा हो गए। सबको उठा के जेल में डाल दिया, फलाना ठिकाना। बड़ा सा विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, 23-24 लोग मारे गए। फाइनली इनको हाथ से सत्ता निकल गई। सत्ता ही निकल गई, नेपाल की संसद ने इनको बर्खास्त कर दिया और इनसे महल भी छीन लिया। चलो हटो हटो यहाँ से। दिक्कत क्या थे, ये खुद भी बड़े घमंडी थे और इनके जो साहबजादे हैं पारस, वो तो कमाल ही है। पारस जो क्राउन प्रिंस, जो अब आप देखें ये अगले राजा होने थे, इनकी उम्र भी 55 साल है। तो साहब राजा ज्ञानेंद्र से उस जमाने में संसद के लोगों ने कहा कि हमें आप राजा के रूप में स्वीकार नहीं है, और आपका लड़का तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये जो पारस हैं क्यों नहीं स्वीकार है? साहब ये मतलब ये बड़े नशेड़ी और ये अलग अलग देशों में ड्रग्स के लिए गिरफ्तार होते रहे हैं। इन्होंने नेपाल में एक सिंगर को अपनी गाड़ी से रौंद के मार दिया था। बाद में दूसरे आदमी को खड़ा कर उससे कि वो अपना ब्लेम ले ले, अपने ऊपर ले ले कि हमसे हुआ ये अपराध। ये मैंने कहा ड्रग्स के लिए गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस से मारपीट के लिए गिरफ्तार हुए हैं। तो ये मतलब एकदम क्लासिक, जैसे नहीं वो बिगड़े दिल शहजादे टाइप के वो हैं, और इनको कोई राजा ही, तो इनके पिताजी को भी कोई राजा मानने को नहीं तैयार था और इनको भी राजा मानने को नहीं तैयार था। तो बल्कि संसद ने ये कहा कि आप अपने पोते को राजा डिक्लेयर कर दीजिए, और ज्ञानेंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। अब ज्ञानेंद्र 80 साल के हो रहे हैं, उनको फिर राजा बनाने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र फिर से लाने की बात हो रही है। क्योंकि जब ज्ञानेंद्र को चुकता किया गया तो हिंदू राष्ट्र को भी बदल के वामपंथियों ने सेकुलर राष्ट्र कर दिया। जो नेहरू जी चाह रहे थे हो गया फाइल में। बल्कि रॉ के एक पूर्व अध्यक्ष अमर भूषण, उन्होंने एक किताब लिखी है। उन्होंने उसमें दावा किया है कि किस तरह राजीव गांधी ने बाकायदा रॉ को ऑर्डर दिया कि हमको नेपाल में राजा रानी खत्म करके वामपंथ लाना है। लोग अपने मतलब क्या कहेंगे इसको बताइए। आपने लोग अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आपने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। मतलब ये जानते हुए कि पड़ोस में चीन है, आपने एक देश को वामपंथी बना दिया। ये भी वामपंथी वो भी वामपंथी, जाके चीन के गोद में बैठ गया। और सोचिए आपका क्या हाल हुआ। आज आपका आपका सगा भाई आपसे दूर हो गया। तो साहब अब दिक्कत ये है कि लेकिन इतना बुरा हाल कर दिया वामपंथियों ने वहां पे कि लोग राजा ज्ञानेंद्र की सारी गलतियां। अच्छा, राजा ज्ञानेंद्र के बारे में उस समय बहुत ढेर सारी बातें हुई, क्योंकि जिस पार्टी में जो क्राउन प्रिंस थे दीपेंद्र, उन्होंने अपने पूरे परिवार की हत्या की थी, अपनी अपनी जान ली थी। उस पार्टी में राजा ज्ञानेंद्र को भी होना, उस समय राजा नहीं थे, पर ये उस पार्टी से नहीं गए। तो बहुत एक कॉन्स्पिरेसी भी हुई कि इन्होंने करा दिया वगैरह। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो षड्यंत्र, आज भी वो सब बातें होती रहती है नेपाल में। लेकिन लोग वामपंथियों से इस कदर आजिज आ गए, इस कदर परेशान आ गए कि भैया हमको राजा ज्ञानेंद्र ही वापस कर दो। अब सवाल ये आता है कि राजा ज्ञानेंद्र के साथ वहां योगी आदित्यनाथ की फोटो क्यों लग रही है साहब? तो भाई इस समय जो गोरखनाथ मठ है, जिसके योगी हमारे पीठाधीश हैं, वो आज से नहीं सदियों से नेपाल में पूजनीय। वहां पे गोरखनाथ जी की सदियों से पूजा हो रही नेपाल में। बल्कि हमारे योगी जी हैं, इनके पहले अवैधनाथ जी थे, उनके पहले दिग्विजय नाथ जी थे, जिन्होंने राम मंदिर में कहा जाता है कि मूर्तियां रखी। तो दिग्विजय नाथ जी ने तो वहां राजा त्रिभुवन, जो उनका राजपाट जा रहा था, उनको फिर से दिलाया था, उनकी बड़ी मदद की थी। तो सब जो गोरखनाथ मठ है और जो नेपाल है, इनका आपस में बहुत जबरदस्त संबंध है, बहुत ज्यादा संबंध। तो जाहिर सी बात है वहां ये भी चल रहा है। जो मुझ समय प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, और बहुत नाराज हैं, बहुत ही ज्यादा नाराज। वो कह रहे हैं योगी की फोटो कैसे लगाई, योगी की फोटो कैसे लगाई? योगी की फोटो इससे लगाई भाई क्योंकि योगी की नेपाल में बड़ी फॉलोइंग। अच्छा, अब दिक्कत एक ये और आ रही है कि साहब परेशान सब ये भी हैं, हमारे यहाँ विपक्ष बहुत परेशान है कि कई गलती से भी वहां पे राजा वापस आ गया, कहीं गलती से भी नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र हो गया, वो भी योगी का फोटो लगा के हिंदू राष्ट्र हो गया। तो फिर सोचिए उसका रिपल इफेक्ट भारत में कैसा आएगा। मतलब वो नेपाल जो खुलेआम सेकुलर हो चुका है, वामपंथी हो चुका है, वो अगर इस समय वापस हिंदू राष्ट्र होता है और योगी का फोटो लगा के होता है, तो आप सोच के देखिए भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये एक दिलचस्प पूरा घटनाक्रम था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मुझे ईमानदारी से लगता है कि ये मतलब मैं सोनिया गांधी की तमाम चीजों से मैं गिनने लगता हूं कि इन्होंने क्या क्या किया कैसे। और राजीव गांधी का क्या है, राजीव गांधी को मैं नियत से भी गलत नहीं मानता, लेकिन राजीव गांधी ने जितनी गलतियां की उनकी कोई लिमिट नहीं। आपको याद है सिखों का नरसंहार हुआ था, उन्होंने क्या कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इंडियन पीस की भारतीय शांति सेना भेज दिया। पहले आपने तमिल टाइगर्स को बनाया, उनको पैसे दिए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको हथियार दिए,
और फिर उन्हीं से लड़ने के लिए आपने अपनी फौज भेज दी, जिसमें हमारे कितने 1,500-2 हजार सैनिक शहीद हो गए। और श्रीलंका भी हमसे नाराज हो गए। आपने रॉ को भेजा कि साहब आप वहां पे वामपंथियों को ले आओ नेपाल में, ले आए। वो जाके चीन की गोद में बैठ गया। तो एक बल्कि इनका जो ऑपरेशन मेघदूत अगर मुझे याद आता है, जिसमें इन्होंने शशि चिंता, तो बस उसको छोड़ दिया जाए तो राजीव गांधी के पास बड़ी मजबूत सरकार थी साहब। जितने सांसद लेके राजीव गांधी आए, तो इतने सांसद लेके कभी नेहरू नहीं है, कभी इंदिरा नहीं है, कभी मोदी नहीं आए। बड़ी मजबूत सरकार थी, बहुत अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन सोनिया गांधी के प्रभाव में उन्होंने देखिए क्या कर डाला। सोनिया गांधी ने अभी कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया है कि मैं प्रैक्टिसिंग कैथोलिक क्रिश्चियन हूं। तो बताइए, उनके आप चक्कर में आके आपने आप इकलौता जो हमारा हिंदू राष्ट्र था, उसका आपने बाजा बजा दिया।